हेलो गाइज़, वेलकम टू मेधा सल्दवानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज के लेक्चर में हम अलंकार पार्ट 2 को कवर करेंगे। पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है अलंकार पार्ट 1 तो आप यूट्यूब चैनल मेधा एस की प्लेलिस्ट में चले जाइए। तो प्लेलिस्ट में सभी लेक्चर आपको सभी विषयों के सीरियल वाइज सेट किए हुए मिल जाएंगे। तो गाइज़, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे शब्दालंकार की, जहाँ पर जो है गाइज़ शब्दालंकार के पांचों भेदों को और उसमें भी जो अनुप्रास अलंकार है शब्दालंकार का ही जो भाग था उसके पांचों भागों को हमने कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में बात करेंगे अर्थालंकार की। तो गाइज, अर्थालंकार में हमने वहाँ भी पढ़ा था कि जब अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य का भाव प्रकट होता है या काव्य की शोभा को अर्थ के माध्यम से बढ़ाई जाती है तो उसे बोलते हैं अर्थालंकार। ठीक है। और अर्थालंकार के जो भेद है ना, ये 100 से अधिक भेद होते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने सारे इम्पोर्टेंट होंगे सारे के सारे हम इसमें कवर करेंगे इस लेक्चर में, और इस तरीके से हमारे लेक्चर कंप्लीट होगा। इसके बाद गाइस इसका प्रैक्टिस सेट हम करेंगे जैसे कि हम लगातार करते हुए आ रहे हैं पिछले लेक्चरों में। सो गाइस, इसमें भी पहला अलंकार जो आज कवर करेंगे अर्थालंकार में उपमा अलंकार को कवर करेंगे। और गाइस, यहाँ पर जहाँ दो व्यक्तियों वस्तुओं में अंतर हो लेकिन फिर भी उनकी आकृति गुण को समान बताया जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। क्या? जहाँ दो व्यक्तियों वस्तुओं में अंतर हो लेकिन फिर भी उनकी आकृति व गुण को समान बताया जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। या गाइज ऑप्शन की बात करें, जहाँ उपमेय और उपमान को समान बताया जाए, जहाँ उपमेय और उपमान को समान बताया जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। सो गाइस, ये जो अलंकार है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे ये अच्छे से कवर करेंगे। जैसे पिछले लेक्चर में ट्रिक काम किया था वही ट्रिक काम यहाँ पर भी करेंगे। उदाहरण की बात करें गाइस, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा है, यानी कि हमने कहा जहाँ उपमेय और उपमान को समान बताया जाए, यानी कि नीले गगन सा शांत हृदय हमारा हो रहा है तो नीले गगन सा, ठीक है ना। उपमेय और उपमान क्या है इसको आगे पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आगे समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी गाइस, ये उपमा अलंकार है ना, इसके 4 अंग हैं, ठीक है ना। एक है उपमेय, दूसरा है उपमान, थर्ड वन है वाचक शब्द एंड लास्ट वन इज साधारण धर्म या गुण जिसे हम बोलते हैं। यानी कि गाइज उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म या गुण कहीं कहीं पर आपको बोलेंगे। नोट करके लिखा हुआ गाइज, उपमा अलंकार को जो है ना अलंकार का सम्राट माना है महाकवि कालिदास ने, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को अच्छे से कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे गाइज। तो बात करते हैं उपमेय क्या है। सबसे पहले, जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, यानी जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय बोलते हैं, ठीक है ना। जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय बोलते हैं। उदाहरण से समझेंगे, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। सीता जी के मुख की तुलना किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से कर रहे हैं। अर्थात किसकी तुलना कर रहे हैं? चंद्रमा से। तो मुख की, तो मुख क्या हो जाएगा? उपमेय। और जिससे तुलना की जाए उसे बोलते हैं उपमान। जिसकी तुलना की जाए गाइज तो वो होता है उपमेय। तो यहाँ पर सीता जी के मुख की तुलना किससे हो रही है? चंद्रमा से। तो तुलना हो रही है तो मुख होगा उपमेय, जिससे तुलना होगी उसे बोलते हैं उपमान। तो ये चंद्रमा क्या होगा यहाँ पर? उपमान होगा। तो क्लियर हो गया उपमेय। तो आगे बात करते हैं उपमान की, ठीक है। तो उपमान गए जिससे तुलना की जाए, या उपमेय की तुलना जिससे की जाए या जिससे तुलना की जाए उसे उपमान बोलते हैं। सिंपल सी भाषा है, अभी ऊपर हमने कवर कर लिया। अब बात करेंगे वो ये वाचक शब्द क्या होते हैं और साधारण धर्म या गुण क्या है। तो वाचक शब्द गाइज वह शब्द जो समानता बताने के लिए प्रयोग हुआ हो उसे वाचक शब्द कहते हैं। फिर से समझते हैं, वह शब्द जो समानता बताने के लिए प्रयोग हुआ हो उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सम, समान, तरह, सरिस, सरीखे, सा, सी, से आदि। क्लियर? सम, समान, तरह, सरिस, सरीखे, सा, सी, से आदि। आगे बात करते हैं गाइस साधारण धर्म की। तो साधारण धर्म क्या है? उपमेय और उपमान के एक समान गुण की को क्या बोलते हैं? साधारण धर्म। फिर से समझते गाइस,
उपमेय और उपमान के एक समान गुण को क्या बोलते हैं? साधारण धर्म बोलते हैं। उदाहरण से फिर से इसे समझेंगे। जैसे गाइस पीपर पात सरिस मंडोला, अर्थात पीपर पात सरिस मंडोला, इसका अर्थ है कि पीपर के पत्तों के समान सरिस का मन डोला। तो पीपर पात, पीपर के पत्ते, ठीक है, के समान सरिस का मन डोला, मन की तुलना हो रही है पीपर के पत्तों से। तो गाइज पीपर, मन की तुलना हो रही है, यानी कि जिसकी तुलना हो रही वो होता है उपमेय, जिससे तुलना हो रही है, तुलना हो रही पीपर के पास से, तो उपमान, ठीक है। और वाचक शब्द है सरिस, ठीक है, मतलब समान सरिस, और डोला है यहाँ पर साधारण धर्म है। तो गाइज उम्मीद है अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण भी इसमें थोड़ा सा हम समझेंगे तो और डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे गाइज चाँद सा सुंदर मुख, चाँद क्या है? सा सुंदर मुख, चाँद उपमान है, सा वाचक हो गया, सुंदर साधारण धर्म, और मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। उम्मीद है कि गाइज आपको अब उपमा अलंकार में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सुबह की पहली किरण सी अरे तुम हो, ठीक है ना। देव जी की ये पंक्तियाँ हैं, इसमें आप करना और कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताइएगा आप इसका जो है उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, वाचक आपको छांटना है। आगे है फूल सी एक बाला, अरियोत जी की पंक्तियाँ, इसमें भी आपको छांटना है, और ये जब आप करेंगे प्रैक्टिस तब आप ये कर पाएंगे। आगे बात करते हैं गाइज उपमा अलंकार के भेद की। तो दो भेद हैं, एक है पूर्णोपमा, दूसरा है लुप्तोपमा। नाम से पता चल रहा है। इसमें क्या होता है? पूर्णोपमा में उपमा अलंकार के जो हैं चारों अंग इसमें मौजूद रहते हैं। इसमें जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म, यानी कि चारों के चारों क्या है यहाँ पर है। लेकिन लुप्तोपमा में क्या होगा? कोई ना कोई लुप्त होगा, ठीक है ना, कोई ना कोई क्या होगा इसमें लुप्त होगा। जैसे इसमें उपमा अलंकार के चारों अंगों में से कोई एक ना हो तो उससे बोलते हैं लुप्तोपमा उपमा अलंकार। मुख चंद्र सा है, तो उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है, लेकिन साधारण गुण या साधारण धर्म नहीं है, तो लोप हो रहा है साधारण धर्म का, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमने उपमा अलंकार को कवर किया। अगला जो अलंकार आएगा गाइज, अब आएगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। सिंपल सी बात है, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। या करके आगे लिखा हुआ है गाइज, जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए उसे रूपक अलंकार कहते हैं। नोट करके लिखा होगा, इस रूपक अलंकार में वाचक शब्द जो होते हैं ना देखने को नहीं मिलते हैं, प्राय नहीं होते हैं। उदाहरण, समय सिंधु चंचल है भारी। आगे है सीता जी का मुख चंद्रमा है, सा नहीं बोला है, या चंद्रमा के समान है नहीं बोला, यानी कि गाइस इसमें वाचक शब्द नहीं है। आगे है बीती विवावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। सो गाइज इन पंक्तियों में कहीं भी आपको वाचक शब्द नज़र नहीं आएगा। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी की ये पंक्तियां हैं। आगे है गाइज रूपक अलंकार का सम्राट, तो तुलसीदास जी को रूपक अलंकार का सम्राट कहा जाता है। तो गाइज रूपक अलंकार हो गया हमारा कवर। अब अगला जो अलंकार है ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। गाइज यहाँ उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुण या धर्म का ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है अलंकार में, खास तौर से अर्थालंकार में। तो गाइज उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगा? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन किया गया हो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। सिंपल सी बात है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन किया गया हो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। लेकिन जो वाचक शब्द है यहाँ पर ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी। जनु, मनु, मानो, जानो, ज्यों, जान, मनहु, जनहु, इनको आपको इन उदाहरणों के बीच में, यानी कि जो पंक्तियाँ आपको दी होंगी उन पंक्तियों के बीच में आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने इनको पहचान लिया तो आप डेफिनेटली जो है डायरेक्ट जो है बता देंगे कि ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण से हम इसे समझते हैं। इस कान मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। ठीक है ना।
तो गाइज इसमें देखो वाचक शब्द हमने पढ़ा मनु, जनु, मानो, जानो। तो गाइज यहाँ पर मानो आ गया, आप इसी से पहचान सकते हैं कि क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इन पंक्तियों में आपको पंक्तियों में अलंकार छांटने को आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। आगे जो है इसके बाद जो है अगला उदाहरण देखते हैं। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हरि को मैं गोल नीलम है जड़े। तो गाइज यहाँ पर शुरुआत में ही हमने पकड़ लिया कि जो जान शब्द है ना, ये वाचक शब्द है और सीधे से आप करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है पद्मावती सब सभी बुलाई जनु, फुलवारी सबे चली आई। तो जनु देखिए फिर से आइडेंटिफाई करने के लिए। आगे अगला उदाहरण फिर एक और इससे रिलेट करते हैं। तो गाइज ये उदाहरण जो है ना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये जो वाचक शब्द हैं ये जो है आपको आइडेंटिफाई यहाँ पर करने हैं। थी किस अनंग के धनु की, वह शिथिल सिजनी दोहरी, अलबेली बाहुलता या मानो सुर की नौ लहरी। ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियाँ हैं। तो गाइज यहाँ पर जो मानो शब्द है ना, मनु, जनु, मानो, ये सब जो है वाचक शब्द हैं और ये आ जाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार में। सो गाइज सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी हमने 3 अलंकार उपमा अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार को तो कवर किया, लेकिन अब हो क्या रहा होगा, ये आपके उसमें थोड़ा सा माइंड में मिक्सचर हो चुका है। अब इस मिक्सचर को यानी कि इस डाउट को हटाने के लिए हम यहाँ पर तीनों अलंकार जो अभी पढ़े हैं इनको अच्छे से देखेंगे और आपके डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और क्या इनमें डिफरेंस है इनको भी देखेंगे। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार तीनों को कवर करेंगे। सिंपल सी बात है, जो उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार में क्या होता है, तुलना की जाती है। लेकिन जो रूपक अलंकार है इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। वाचक शब्द क्या हैं वो हमने पहले ही आपको बताया। लेकिन जो उत्प्रेक्षा अलंकार है ना, यहाँ पर संभावना होती है, खाली संभावना को व्यक्त किया जाता है। बाकी आपको बोला था जो वाचक शब्द हैं, वाचक शब्द से भी आप उत्प्रेक्षा अलंकार को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है ना। जैसे चंद्र सा मुख है, मतलब तुलना हो रही है ना, मुख जो है चंद्र सा है करके, मुख की तुलना हो रही है ना चंद्रमा से, तो समझ जाए क्या है, उपमा अलंकार है। यहाँ पर क्या बोला, चंद्र मुख है, तो यहाँ पर आपको वाचक शब्द तो नहीं मिला, तो इसलिए ये रूपक अलंकार हो गया। मानो चंद्रमुख हो, मतलब मानो से तो आपने वाचक शब्द तो पहचान लिया, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा संभावना है, ठीक है ना, तो संभावना अगर व्यक्त की जा रही है तो वो क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे बात करते हैं गाइज अगले अलंकार की, यह है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है गाइज, जहाँ पर कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, यानी कि वर्णन किया हो, प्रशंसा की हो। नाम से ही आपको पता चल रहा है अतिशयोक्ति है, तो अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा के कहना, ठीक है। जैसे उदाहरण से फिर और समझेंगे अच्छे से। हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूँछ में आग ही नहीं लग पाई थी कि लंका पूरी की पूरी जल गई और सारे निशाचर यानी कि सभी राक्षस जो है, सारे के सारे राक्षस भाग गए। अब बात तो बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति कर दी गई है। अगर हनुमान जी के पूँछ में आग नहीं लगी थी तो लंका पहले ही कैसे जल गई, ठीक है ना। तो ये मतलब ये तो हमें पता है कि हनुमान जी ने जलाया था, बट बात को बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया है, ठीक है ना। हनुमान जी की पूँछ में भी तो आग लगाई थी, तभी तो उन्होंने अपनी पूँछ से उनको जलाया था, ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। आगे है गाइज, आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि जो आगे की नदी है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे जो है ना नदी जो है बहुत बड़ी पड़ी है और घोड़ा उस पार अब कैसे उतरे। राणा प्रताप ने इतना ही सोचा था कि तब तक चेतक जो है उस नदी को पार कर चुका था। ये बातें बताई गई हैं इन पंक्तियों में। हालांकि गाइस ये कहानी बिल्कुल रियल है राणा प्रताप के बारे में, बट यहाँ पर भी जो है बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल दिया गया है, इसलिए इसे बोलेंगे अतिशयोक्ति यहाँ पर हुई है। तो इसलिए आप जो है इसे भी मान सकते हैं कि यहाँ पर अतिशयोक्ति हुई है करके, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं गाइज विनोक्ति अलंकार। अगला अलंकार है विनोक्ति अलंकार।
यहाँ पर क्या होगा गाइस, जहाँ बिना शब्द के द्वारा किसी की व्यर्थता बताई जाए उसे विनोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे, सर बिनु सरसिज, सरसिज बिनु सर, सर सरसिज बिन सुरे, तन बिनु यौवन, यौवन बिनु तन, तन यौवन प्रिय दूरे। विद्यापति जी की पंक्तियाँ और इसका अर्थ भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, तो इसे समझते हैं। अर्थ क्या है, सूरज के बिना तालाब और तालाब के बिना कमल, तथा उसी प्रकार प्रीतम बिना शरीर और शरीर बिना यौवन की व्यर्थता को यहाँ पर बताया गया है। यही है विनोक्ति अलंकार। नेक्स्ट वन इज गाइज, अगला है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अन्य प्लस उक्ति, ठीक है ना। जब कोई बात सीधे रूप में ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कही जाए उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। जब कोई बात सीधे रूप में ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कही जाए उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। इनडायरेक्टली कह दिया है, डायरेक्टली ना कह के, ठीक है ना। उदाहरण, जिस दिन देखे वे कुसुम गई सुबुती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार। अर्थात जब उसको सुबुती थी तो फूलों नहीं समा रही थी, ठीक है ना। और जब उसको सुबुती थी वो फूलों नहीं समा रही थी, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार। अब जो है ना, डाल में केवल कांटे ही कांटे हैं, ठीक है ना। तो वही सब बातें हैं। आगे जो है अगला उदाहरण देखते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली शोर बांधियो आगे कौन हवाल, ठीक है ना। फिर से वही है। आगे जो है, आगे बात करते हैं गाइज, वही बातें बताई जा रही हैं इन पंक्तियों में भी। आगे बात करते हैं विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में जहाँ बिना कारण के काम होता है या कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है उसे बोलते हैं विभावना अलंकार। बिना कारण के काम होता है या कारण के अभाव में कार्य किया जाता है तो या कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है तो विभावना अलंकार है। उदाहरण, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं। आगे है गाइज व्यतिरेक अलंकार। जहाँ पर उपमान की अपेक्षा उपमेय को श्रेष्ठ दिखाया जाता है उसे व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। उपमान की अपेक्षा उपमेय को श्रेष्ठ दिखाया जाता है तो वहाँ हो रहा है व्यतिरेक अलंकार। उदाहरण, संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कविन पे कहत न जाना। उपमेय या उपमान आप समझ चुके हैं तो आप इसे कवर कर लेंगे। आगे बात करेंगे विरोधाभास अलंकार की। सो गाइस, जहाँ दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध ना होते हुए भी विरोध प्रतीत हो उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। उदाहरण, भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। महादेवी जी की ये पंक्तियाँ हैं, महादेवी वर्मा जी की। अर्थात सीपी में भला सागर को कैसे भरा जा सकता है, अतः यहाँ वस्तुतः विरोधाभास अलंकार है, ठीक है ना। आगे है गाइज मूक गिरिवर के मुखरित ज्ञान। अर्थात यहाँ मूक गिरिवर के ज्ञान को मुखरित में विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट वन है गाइज भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए वहाँ होता है भ्रांतिमान अलंकार। नाम से पता चल रहा है। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भई मानकर सर पर साबुन लौटी। यानी कि जो मुन्ना है, बच्चा है, मम्मी के सर पर दो चोटी देखा और भय के मारे वो भाग गया, क्योंकि वो क्या समझा था, उसे सर पर मम्मी के सांप लेटा हुआ है। नेक्स्ट वन है संदेह अलंकार। गाइस, जहाँ पर अंत तक संशय बना रहता है उसे बोलते हैं संदेह अलंकार। उदाहरण से आप समझते हैं, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। तो है ना संदेह, तो इसीलिए संदेह अलंकार है। गाइस, लेक्चर को तेज़ी से आप कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत सारे अलंकार हैं, 100 से अधिक भेद हैं। इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट कवर करना है, सभी इम्पोर्टेंट को हम कवर कर रहे हैं। बस आपको समझना है जो मेन अलंकार थे वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं।
आगे है गाइज प्रश्न अलंकार। यदि किसी पद में प्रश्न किया जाए तो उसे बोलते हैं प्रश्न अलंकार। उदाहरण, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ। ठीक है ना। आगे है गाइज उल्लेख अलंकार। जहाँ एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जैसे तू रूप है किरण में, सौंदर्य में, सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, तू ज्ञान है हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, तू मैं है सत्य, तू सुजन में है। ठीक है ना। आगे है गाइज अगला मानवीकरण अलंकार। गाइज ये छोटे छोटे जो हैं टॉपिक हैं अलंकार में, तो इनको हम तेज़ी से कवर करेंगे। मानवीकरण अलंकार, जहाँ वस्तु या प्रकृति की तुलना मानवीय गुणों से होती है उसे बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। उदाहरण की बात करें, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या, सुंदर परी सी धीरे धीरे। ठीक है ना। तो गाइज क्या वस्तु और प्रकृति की तुलना मानवीय गुणों से हो रही है। यहाँ पर मेघमय आसमान से उतर रही संध्या, संध्या प्रकृति से हो रही है तुलना, संध्या मतलब शाम। तो गाइज ये सब बातें याद रखना, इस मानवीय गुणों से यहाँ पर कंपेयर हो रहा है, वस्तु या प्रकृति से कंपेयर होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। उम्मीद है गाइज लेक्चर समझ में आ रहा होगा। आगे है आए बसंत महंत। बसंत अर्थात महीना, ऋतु, महंत क्या है, साधु। ठीक है ना। तो कंपेयर हो रहा है, तो गाइज इस तरीके से आप इसको समझिएगा। आगे परिभाषा समझना है इसमें मेन जो छोटे छोटे अलंकार हैं। आगे है दृष्टांत अलंकार। जब प्रैक्टिस सेट करेंगे ना तब और अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। गाइज दृष्टांत अलंकार की बात करें, जब कोई कही गई बात को सिद्ध करने के लिए प्रामाणिकता के तौर पर कोई दूसरी बात कही जाए उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। नोट, इसमें 2 पंक्तियां और एक विचार होता है। क्या, जब कोई कही गई बात को सिद्ध करने के लिए प्रामाणिकता के तौर पर कोई अगर दूसरी बात कहनी पड़ जाए उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। पंक्तियां 2 होंगी लेकिन क्या होगा, विचार एक होगा। उदाहरण से समझते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती होती सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशात। अभ्यास करने से सब मिल जाता है, जिस प्रकार रस्सी बार बार घिसने से पत्थर पर निशान छोड़ देती है। एक और है गाइज, मनुष्य जन्म दुर्लभ अहे होय न दूजी बार, पका फल सो गिरी बहुरी न लगे डार। अर्थात मनुष्य जन्म दुर्लभ है जो कि बार बार नहीं मिलता, जिस प्रकार पका फल जो गिर जाता है वह डार पर नहीं लगा सकते। तो गाइज ये जो है उसी तरीके से जो है ये पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर उदाहरण को सिद्ध किया गया। और गाइज इस तरीके से हमने अलंकार, अर्थालंकार को भी कवर कर लिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है गाइज ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और गाइज अब आगे आपके लिए कौन सा लेक्चर लेके आना है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं। कोशिश करेंगे कि आप जो लेक्चर बताएंगे, जो जिस भी टॉपिक का, उसको हम कवर करके आपके लिए लेके आएंगे इसी ट्रिक बेस्ड तरीके से। अभी जो है गाइज इसका प्रैक्टिस सेट आएगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जो है प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है। और गाइज लेक्चर पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। इसी तरीके से आपके लिए लगातार लेक्चर लेके आएंगे। अब तो हमने यूट्यूब पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया है गाइज। लास्ट 15 से 20 दिनों से हम लगातार लेक्चर पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे लेक्चर को लेके आ रहे हैं डेली। तो आप वहाँ पर भी जो है गाइज डेली लेक्चर देख सकते हैं। तो इस तरीके से गाइज आज के लेक्चर को क्लोज करते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए टॉपिक के साथ नए वीडियो लेक्चर में। थैंक यू गाइज।